अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। अगर देखें नाज़रीन तो कोविड-19 से लेकर अमरीकी मईशत मुसलसल कसाद बाज़ारी का शिकार है। साल 2023 में GDP ग्रोथ को 2.5 रही, जबकि 2024 में 2% और ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ये ग्रोथ अब 2% से भी गिर के 1.5% पे आ जाएगी। ऐसे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन समेत दुनिया भर के ममालिक की अमेरिका में बरामदात पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया तो दुनिया भर की मार्केट गोया के वहाँ क्रैश कर गई। आलमी माशी मंडियों के अंदर एक भूचाल सा आ गया और सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिका ने चीन पर कुछ 84% टैरिफ लगाया तो जवाब में चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर इतना ही टैरिफ लगा दिया, जबकि इस दौरान यूरोप और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के ऊपर भी टैरिफ लगाए गए। लेकिन बाद में गोया के 90 रोज़ के लिए इस फैसले पर अमल दरामद को रोक दिया गया, जबकि चीन पर टैरिफ जो 84% था उसको बढ़ा के 125% कर दिया गया है। और चीन ने भी अमेरिका को उसी के ज़बान में जवाब दिया और जो अमरीकी मसनूआत उस पर भी जो टैरिफ है वो 125% कर दिया गया है। इस दौरान नाज़रीन माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ख़ुद अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अमेरिका बुनियादी तौर पर कंज्यूमर सोसाइटी है, अगरचे जंगी साजो सामान, हवाई जहाज़ और बड़ी सनतें अमेरिका में काम कर रही हैं, ताहम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो दीगर अशियाएँ अमेरिका दरामद करता है। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमरीकी मईशत में बेहतरी लाने की बजाय अबतरी भी ला सकती है और नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, जिसमें अमेरिका में महंगाई की नई लहर आएगी और ये दीगर दुनिया को भी मुतासर कर सकती है। जबकि माहिरीन के मुताबिक जवाबी टैरिफ की सूरत में अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाने का ऐलान भी किया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे, जिससे कहा जा सकता है कि माशी जंग छिड़ने का खदशा भी है। और ऐसी सूरत में बताया गया है माहिरीन की जानिब से कि ब्रिक्स ममालिक का किरदार बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा, जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी यूरोप भी ब्रिक्स की तरफ अपना झुकाव कर सकता है। तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल बनी है, तो क्या होने जा रहा है। और फिर पाकिस्तान जिसकी मईशत पहले बड़ी कमज़ोर बड़ी बीमार है और उसकी जो बरामदाद है नाज़रीन, उसका ज़्यादातर दारोमदार यूरोप और अमेरिका पे है। और वहाँ पे अगर टैरिफ लगेगा तो फिर पाकिस्तान की बरामदाद की सूरत हाल कैसी होगी। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं SDPI के सरबराह डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो टैरिफ आया और उसके बाद दुनिया में एक भूचाल की कैफियत हमने देखी सर, जिस तरह रिएक्ट किया गया है, आपको लगता था कि यही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कैसे होगा? देखिए, ट्रंप के बारे में ही इज़ प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल, तो वो किसी लम्हे कुछ भी सबको तवक्को थी कि कर सकता है। और अगर आपने देखा हो तो ईयू जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ 25 साल से एक ट्रेड पैक्ट जो है निगोशिएट कर रहा था, जो कि उन्होंने 6 दिसंबर को ट्रंप के इलेक्ट होने के फ़ौरन बाद फाइनल कर लिया। वो एक चीज़ जो कि 25 साल से लटकी चली आ रही थी। चाइना जो है वो भी इन एंटीसिपेशन अपनी चीज़ें जो हैं वो इन लाइन वो कर रहा था। और यही वजह है कि जो एक टिट फॉर टैट चाइना और अमेरिका की इस वक्त टैरिफ वार छिड़ गई। अभी जो लेटेस्ट है 148% अमेरिका का टैरिफ होगा और 125% चाइना अमरीकी मसनूआत पे जो टैरिफ लगाएगा। ये तो एक चीज़ है, लेकिन अगर ये टैरिफ सारे भी ख़त्म हो जाते हैं आज, तो उसका जो एक नुकसान हो चुका है वो एतमाद का फुकदान आ गया। तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी रिश्ते में जब एक दफ़ा एतमाद को ठेस पहुँचती है तो उसके बाद सालों लगते हैं उस एतमाद को बहाल करने में। तो अब अगर आज ट्रंप जो हैं वो फौरी तौर पे एक एग्जेक्टिव ऑर्डर दे देते हैं कि सारे टैरिफ वापस ले लिए, तो तब भी दुनिया के इन्वेस्टर, उनके दोस्त ममालिक, उनके हलीफ, उनके हरीफ, कोई भी शायद अब उस तरह से अमेरिका पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होगा। ईयू जो है, ईयू ने एक रेसिप्रोसिटी की बेसिस पे जो टैरिफ थे उनको सस्पेंड किया 90 दिन के लिए। लेकिन आज ईयू प्रेसिडेंट ने भी एक खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर ट्रंप ने दोबारा टैरिफ लगाने की कोशिश की या उनके साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका की तमाम बड़ी टेक फर्म्स पे, तो ये देखिए कि टेक फर्म्स क्या हैं। टेक फर्म में फेसबुक है, टेक फर्म्स में आपका ट्विटर है, टेक फर्म में इंस्टाग्राम है, टेक फर्म में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। वो तमाम की तमाम डिजिटल जो बुनियादें हैं जिन पे कि आज का जदीद मुआशरा और जदीद दुनिया कायम है, उन सब पे टैक्सेशन की बात ईयू ने कर दी कि सारी की सारी टेक फर्म्स पे वो टैक्स लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये एक वीक एरिया है
इस वक्त अमेरिका का जो ट्रेड सरप्लस है जी, ट्रेड इन सर्विसेज में, ये टेक फर्म्स में और इंश्योरेंस में और फाइनेंसेस में, वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर का है। तो अमेरिका को ये शिकायत तो है कि ट्रेड इन गुड्स में, यानी तजारती अशिया में, बाकी दुनिया जो है वो शायद उससे ज़्यादा बेचती है और कम मंगवाती है, लेकिन सर्विसेज सबसे ज़्यादा अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। खा वो मुआशी सर्विसेज हैं, खा वो इंश्योरेंस है, खा वो बैंकिंग सर्विसेज हैं, खा वो टैक्स सर्विसेज हैं। तो जिन ममालिक में सख्त है, पाकिस्तान तो ज़ाहिर है नहीं कर सकता, लेकिन जिन ममालिक में सख्त है, अगर उन्होंने इस पे टेक इंडस्ट्री पे टैक्सेशन जो है वो शुरू कर दी, तो उस पर टैरिफ शुरू कर दिया, तो ये एक लूज लूज सिचुएशन है जिसका अल्टीमेट जो लूजर होगा वो कंज्यूमर होगा, वो चाहे अमेरिका में बैठा या दुनिया के किसी भी खिते में बैठा। इनफैक्ट डॉक्टर साहब, इनफैक्ट ये जो वन स्टेप बैक गए हैं, वो तो एक तो क्या आपको लगता है कि खुद विद इन अमेरिका जो रिएक्शन आया उसकी वजह है, या फिर ये भी है कि WTO जैसे फोरम मौजूद हैं कि जहाँ पे दीगर ममालिक को कुछ गारंटीज़ हैं और वहाँ पे जब मामला जाएगा तो वहाँ पे भी शायद ये फैसला बाकी न रह सके। तो आपको क्या लगता है? बदकिस्मती से WTO वाला फोरम ही तो इफेक्टिव नहीं है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। तो जो पहला दौर था ट्रम्प सदारत का, उसमें उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। WTO का जो एपीलेट कोर्ट होता है, यहाँ पे के डिस्प्यूट सेटल किए जाते हैं ममालिक में, वहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट होना होती है, और अगर कोई एक मुल्क भी उन जजेस की अपॉइंटमेंट को वीटो कर दे, नॉमिनेशन को, तो वो फॉर्म कंप्लीट नहीं होता और उसके पास कोई केस नहीं जा सकता। तो ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में जो किया था, उन्होंने वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड जो है वो डिसफंक्शनल कर दिया, वहाँ पे अपॉइंटमेंट होने ही नहीं दी। उसके बाद बाइडन ने भी उसी पॉलिसी को जारी रखा, और अब चूंकि ट्रंप को पता है कि आप जिस कोर्ट में दुनिया लेके जाना चाहेगी, अगर वो है डिसफंक्शनल, वहाँ पे फैसला ही नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है कि ये जो टिट फॉर टैट मैडनेस चली है, ये इसी वजह से चली है कि WTO ही नहीं रहा। और आपको क्या लगता है कि जो पीछे बुनियादी तौर पे सोच है ये जो टैरिफ को बढ़ाने का, वो यही है कि एक इक्वालिटी होनी चाहिए, या ये है कि क्योंकि अमरीकी मईशत, जैसे मैंने कहा कि कसाद बाजारी का शिकार है, तो कहा जा रहा है कि टैरिफ के ज़रिए कोई 1200 अरब डॉलर इजाफी तौर पे अमेरिका कमाएगा, तो या फिर तीसरी वजह जो बताई जा रही है कि कहीं हमने डेंट कर डालना है चाहे चीन को, कि चीन की जो तेज़ी से बढ़ती मईशत उसको रोकने के लिए भी एक इकदाम। देखिए, जो आपकी तीसरी बात है वो तो बिल्कुल उल्ट होने जा रही है। अच्छा, यानी ये हुआ है कि अब दुनिया चीन की तरफ जो है वो पुश कर रहे हैं ट्रंप। जैसे हमें किसी ज़माने में जब सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना दी गई और हमें सीपैक की तरफ जाना पड़ा पावर के लिए, इंडिया को दे दी, हमें नहीं दी, और हम फौरी तौर पे सीपैक को ले आए। तो ट्रंप अपने इत्तेहादियों को बुनियादी तौर पे, खा वो कनाडा है या वो मैक्सिको है या वो EU है, उनको चाइना की तरफ पुश किए जा रहे हैं, चूँकि चीन अभी तक ना सिर्फ ये कि वो टिट फॉर टैट टैरिफ्स पे लगा हुआ है, बल्कि वो बाकी दुनिया के साथ अपने मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो एक चीन को जो इस सारी चीज़ों का जो एक नुकसान हो सकता है, वो रशिया को ज़रूर हो सकता है कि अगर चीन को EU के साथ, चीन को कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ अपने, या जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ तजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, तो शायद इन ममालिक का ये जो एक डिमांड होगी कि जी रशिया से अब थोड़ा सा पीछे हट जाएं, तो वो तो एक चीज़ होगी, लेकिन चीन को कॉर्नर नहीं कर पाया। बल्कि इसका आप देखिएगा कि वो जो ब्रिक्स पे आते ही ट्रंप ने लगाई थी एक धमकी कि अगर उन्होंने डॉलर से हट के किसी चीज़ पे ट्रेड करने की कोशिश की तो उन पे 20% या 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो अब लोगों का डॉलर के पे भी एतमाद उठ रहा है दुनिया का। आज का जो अभी का डॉलर का रेट है यूरो के मुकाबले में पिछले 5 साल की तारीख का सबसे कम एक्सचेंज रेट है, यानी डॉलर गिरता चला जा रहा है। तो जाहिर है कि दुनिया जो है अब वो अगर ट्रंप की इक्तिसादी या तजारती पॉलिसीज़ पे उनको एतमाद नहीं रहेगा तो उनको डॉलर पे भी एतमाद नहीं रहेगा। इसी तरह से जो स्विफ्ट का जो पेमेंट सिस्टम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तजारती सैंक्शंस लगाई जाती हैं, उसका भी अल्टरनेटिव जो कि चीन और रशिया का काम कर रहे थे उस पर भी काम जो है वो तेज़ हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने कल ही ऐलान किया है कि वो मिडल ईस्ट के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो यानी यूरोपियन यूनियन मिडल ईस्ट के साथ भी अपने तजारती ताल्लुकात जो है उनको उस्तवार कर रहा है। EU प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने पिछले महीने इंडिया का दौरा किया, वहाँ पे भी वो कुछ इसी किस्म की कंसेशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग जा रहा है कि अल्टीमेटली शायद इस सारी खुद सताइशी और
खुद पसंदी की जो एक जंग शुरू की ट्रंप ने, उसमें लूजर अमेरिका होगा। उसमें अमेरिकी सार्फिन और अमेरिका जो है वो शायद आइसोलेट हो रहा होगा। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि अमेरिका आइसोलेट होने जा रहा है, बट डेमोक्रेट्स की जानिब से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जो क्राइसिस डेवलप किए गए हैं टैरिफ को बढ़ा के, इसका बेनिफिशरी सदर बतौर इंडिविजुअल तो कहीं नहीं हो सकते। तो इस हवाले से भी आपका ख्याल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस पे कल से बात हो रही है कि जब 90 दिन की सस्पेंशन का ऐलान किया तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने ट्रुथ पे जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है और ट्वीट पे उन्होंने कहा कि ये खरीदारी का वक्त है, इट्स टाइम टू बाय, और वो उन्होंने एक सिंपल एक मैसेज किया और उसके बाद उन्होंने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। और इस दौरान धड़ाधड़ जो उनके अपने बिटकॉइंस हैं, जो उनकी क्रिप्टो करेंसी है ट्रंप की, उनकी खरीदारी और उसके शेयर में एकदम से इजाफा जो है वो हुआ, जिसकी बेसिस पे डेमोक्रेट्स जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि वो जो वन लाइनर मैसेज था कि ये वक्त परेशान होने का नहीं, ये वक्त खरीदारी करने का है, तो ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो थी उसका ट्रंप मुर्तकिब हुए हैं, उस जो सीक्रेसी को वायलेट करके कि उन्होंने खुफिया पैगाम दे दिया कि अब उनके जो हिस्से से उनको ख़रीदा जाए, क्योंकि उसके बाद 90 दिन के लिए जो हैं टैरिफ वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। सही। कम टू पाकिस्तान सर, इनफैक्ट क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी बरामदात भी यूरोप और अमेरिका सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे हैं, तो अगर टैरिफ लगता है 90 रोज़ बाद अगर ये बहाल हो जाता है फैसला, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारी मैशत किस तरफ जाएगी सर? देखिए इस वक्त पाकिस्तान भी पूरी दुनिया की तरह जो है वो नेगोशिएशन में जाएगा। तो ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि जो मुल्क रिटेलिएशन नहीं करेंगे उनके लिए यूनिवर्सल टैरिफ 10% रहेगा, बाकियों के लिए 90 दिन के लिए मौखर कर दिया। अब नेगोशिएशन किस बुनियाद पे होगी? यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR का जो ऑफिस है, उन्होंने ट्रंप के लिए एक नेशनल ट्रेड असेसमेंट के तजारती उन्होंने मुआवजे का सारे मुल्कों के साथ एक रिपोर्ट जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो उन्होंने शाया की, जिसमें के 4-5 सफ़ों पे पाकिस्तान के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में उसमें लिखा गया है जिन पे टैरिफ लगे हैं। तो पाकिस्तान के बारे में उसमें लिखा है कि पाकिस्तान टैरिफ लगाता है, उस पर लिखा है कि पाकिस्तान नॉन टैरिफ जो है, यानी डायरेक्ट अगर वो महसूलात नहीं भी लगाता तो नॉन टैरिफ उस पर लेवीज लगाता है। उस पर लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी टेक्निकल जो रीजंस हैं उनकी बेसिस पे अमेरिकी मसनूआत पर पाबंदी लगाता है, जैसे सोयाबीन के जहाज़ कोई 1 साल तक समुद्र में खड़े रहे। उस पर यह लिखा है कि पाकिस्तान की इंश्योरेंस जो है उस पर उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की मोनोपोली कर रखी है, वहाँ पे ओपन नहीं है कि अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी आके ऑफर करें जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही होंगी। उसमें लिखा है कि पेपरा के रूल्स जो हैं वो उनको प्रेफरेंस दी जाती है, जो बाकी प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं अमेरिका के उनको उस तरीके से कैटर नहीं किया जाता। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने मल्टीलैटरल कंपनियों के डिविडेंड बाहर भेजने पे बैन लगा दिया था। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान जब दिल चाहता है इंटरनेट बंद कर देता है। उसमें इसी तरह की और भी तो ये तो बड़ी जो डिमांड लिस्टों की वो 5 सफ़े की वो पूरी उन्होंने बनाई है कि ये टेक्निकल वजूहात हैं, ये पॉलिटिकल वजूहात हैं, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं। उस पर उन्होंने गवर्नेंस के प्रॉब्लम और हमें इनको करप्शन और ब्राइबरी को भी हाईलाइट किया है। अच्छा, करप्शन को भी किया। हाँ, तो जब आप मेज़ पे बैठेंगे तो वो जो मेरे नज़दीक उसमें जो एंट्री पॉइंट है वही 5 सफ़े होंगे, तो आप वो 5 सफ़े खोल के बैठ जाएंगे और उस पर आप 1 बाय 1 निगोशिएट करना शुरू कर देंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो कि हुकूमत के इख्तियार में हैं, हुकूमत शायद उनको फौरी तौर पे कर ले। कुछ ऐसी होंगी जो कि हुकूमत की इख्तियार में है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी होंगी जिसके लिए शायद कोई लेजिस्लेशन में तब्दीली लाना हो या रूल्स एंड रेगुलेशन में तब्दीली लाना हो, जैसे पेपरा के लिए या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए या इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो मुझे नहीं पता कि अब हमारी जो रेड लाइन है वो हम क्या डिफाइन, अल्टीमेटली हमें बेनिफिट करेगी कि नहीं करेगी सिस्टम को ठीक करने के लिए। मैं सिस्टम के अलावा उसमें यह है ना कि आपको फिर बहुत सी चीज़ें जो कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही नहीं बाकी सब के लिए भी वो बैरियर बन सकते थे, जैसे नॉन टैरिफ बैरियर सारी दुनिया में वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से टेक्निकल बैरियर सारी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से
सेफ गार्ड भी रखें, क्योंकि जाहिर है कि हमें सिर्फ अमेरिका से तजारत नहीं करनी, दुनिया से भी अमेरिका तो सिर्फ 17% है हमारे एक्सपोर्ट्स का, बाकी दुनिया से भी करनी है। तो हमें कोई भी ऐसी कमिटमेंट करने से गुरेज करना होगा जो कि जिसकी डिमांड बाद में हमारे बाकी तजारती पार्टनर भी करना शुरू कर दें। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक रेड लाइन हमारे जहन में होनी चाहिए कि किन चीज़ों पे हमें फ्लेक्सिबल होना है, किन पे हमें फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते या नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी को। आप सुन रहे थे नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान में चोलिस्तान को आबाद करने के लिए नई नहरें निकाली जा रही हैं, बट इसको लेके जो दो इत्तेहादी जमातें मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के सामने हैं, क्या वजूहात हैं और वाकई जो एतराज़ात किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से वो दुरुस्त हैं कि नहीं, इस पर डिबेट करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में चोलिस्तान के इलाके में कुछ 40 लाख एकड़ अराज़ी है जिसको आबाद करने के लिए कोई नई 6 नहरें निकाली जा रही हैं, लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि मुल्क की आबी ज़खायर कम व बेश डेड लेवल के करीब हैं, जबकि इरसा ने ख़रीफ सीज़न के आगाज़ में पानी की 43% किल्लत का तखमीना लगाया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शमाली और जनूबी इलाकों में अप्रैल, मई और जून में बारिशें मामूल से कम होंगी, जबकि दर्ज हरारत भी मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। साथ ही में मुल्क में खुशहाली का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक मजमूई तौर पर 40% कम बारिशें हुई, जबकि सिंध में मामूल से 62%, बलूचिस्तान में 52% और पंजाब में 38% बारिशें कम हुई, जिसके बाद सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी अजला, पंजाब के मशरक़ी मैदानी इलाकों में खुशहाली का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ऐसे में नाजरीन चोलिस्तान में 40 लाख एकड़ अराज़ी को आबाद करने के लिए सिंध से कुछ 6 नई नहरें निकालने का मंसूबा बनाया गया है, जिसमें अब जिसको लेके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के आमने सामने हैं, जबकि पीपल्स पार्टी और PTI भी मामले को पार्लिमान में ले जाने के लिए अब करारदादें ला चुकी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल मेंबर इरसा सिंध मोहम्मद एहसान लगारी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए सर कि इस पानी के मसले पे जो अलार्म्स बजाए जा रहे हैं, वाकई पाकिस्तान अब वाटर स्ट्रेस कंट्री होने जा रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है और जो अलार्म्स बेल बजाई जा रही हैं बड़ी दुरुस्त बजाई जा रही हैं? देखिए इसके शाह साहब 2 पहलू हैं। एक ये है बुनियादी तौर पे कि जो हम पर कैपिटा यानी पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उस हवाले से पानी कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पानी के वॉल्यूम में कोई कमी हुई है। हम शायद उन खुशनसीब ममालिक में से हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज और इन सारे लवासमात के बावजूद जो सिस्टम है, इंडस बेसिन सिस्टम है, वो एवरेज वो कम या ज़्यादा वो मुतवातिर एक जैसा पानी देता आ रहा है। वो और बात है कि डैम्स में या ऊपर डाइवर्ट हो जाता है पानी, लेकिन क्वांटिटेटिवली पानी में इतनी शदीद कमी नहीं हुई। एक बात ये है। जो दूसरी सबसे अहम बात है जो हमें वाटर स्केर्स बनाती है वो हमारी पॉपुलेशन बॉम्ब है, जो इस पूरी डिबेट में आउट ऑफ एरिना है, उसको कोई डिस्कस नहीं करता। यही पानी था जब हमारी पॉपुलेशन आज से 40 साल पहले 8 करोड़ थी, और यही पानी है जो 24 करोड़ से 25 करोड़ को देख रहे। तो पानी वही रहा, पॉपुलेशन 300 टाइम्स बढ़ गई। ऐसे हालात में अगर हम चाहते हैं कि हम वाटर स्केर्स ना हो तो हम दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। तो सिंपल ये है कि हम स्केर्स हैं, लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से इस स्केर्सिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और दूसरी जो अहम बात है क्वांटिटी और मिकदार और मयार। हम तो अब मिकदारी चक्रों में पड़े हुए हैं, मयार भी ठीक नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पानी का मयार है। हम वो वाहिद कौम हैं जो अपनी दरियाओं में, अपने वाटर बॉडीज़ में, अपने ग्राउंड्स में, अपनी नहरों में पूरा गंद और जहर फेंकते हैं, जिसकी वजह से पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान ऑल 4 प्रोविंसेस उनकी सेहत पे असर पड़ रहा है। ये एक और पहलू है जिस पे हमें सोचना चाहिए। तो आपके सवाल में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि स्केर्स हैं, लेकिन पानी एवरेजली
बेहतर आता है, जिसको मैनेज करने की हमें ज़रूरत है। लेकिन आप तो सर वादी की अथॉरिटी ने को 43% कहा है कि खरीफ की सीज़न के लिए पानी नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो इसका मतलब तो ये कि फसलें भी नहीं होंगी, फिर फूड सिक्योरिटी का इशू भी आने लगा है। इसका मतलब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आप देखें कि जो अर्ली खरीफ के जो महीना है वो जो जिसको हम के पैसों वाली फसल कहते हैं, कपास में भी होती है, कपास उसमें होता है, राइस उसमें होता है, गन्ना तो 8 महीने के लिए है, लेकिन उसकी मेन वाटर यहाँ से जाता है, हमारे बागात उसमें आते हैं। तो उसमें अर्ली खरीफ में पाकिस्तान में शॉर्टेज रहती है, ख़ास करके सिंध में जो बुआई होती है काटन की, वो पंजाब से 1.5 महीना पहले होती है। हमें अर्ली पानी चाहिए होता है, अप्रैल में अच्छे फ्लोस चाहिए होते हैं, जिसके नतीजे में काटन की बुआई हो सकती है। क्योंकि सिस्टम में पानी मुतवातिर कम है, मैं वो जो कमी और ज़्यादती की इसलिए बात कर रहा था कि वाटर स्कैर्सिटी फॉर इरिगेशन पिछले 30-40 साल से कोई भी एक साल नहीं गुजरा जब हम डिक्लेयर नहीं करते कि शॉर्टेज है। हमेशा रही है, कभी हमेशा रही है। 1991 अकॉर्ड में जो 117.35 या 114.35 मिलियन एकड़ फीट, 114.35 मिलियन एकड़ फीट जो चारों सूबों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पानी, सिस्टम में उतना पानी नहीं आता, इसलिए ये मुतवातिर शॉर्टेज रहती है। और हिस्टोरिकली अर्ली खरीफ में हर 5 साल में से 4 साल में शॉर्टेज रहती है। और इस साल क्योंकि जो सर्दियों में बारिशें भी कम हुई, हमारे दोनों डैम्स पे खाली हो गए, ये 43% जो है ये है हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जिस पे 3 टियर पे सिंध हमेशा इख्तलाफात करता है, लेकिन पैरा 2 के हिसाब से अगर देखें तो ये 51% शॉर्टेज बनती है। 51%। हाँ। लेकिन अब आ जाते थोड़ा सा चोलिस्तान ग्रीन पाकिस्तान के तहत, SAFC के तहत एक नया चोलिस्तान के अंदर हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि वहाँ की हम ज़मीनों को आबाद करना है, बट सिंध बड़ा इस पर गुस्से में। सीख पाए पीपल्स पार्टी कि ये तो सिंध का पानी पहले ही कम मिल रहा है सिंध को, अब सिंध की ज़मीनों को बंजर करके चोलिस्तान को आबाद किया जा रहा है, तो जस्टिफाइड एतराज़ है या आपके ख्याल इसके ऊपर सियासत की जा रही है? मेरे ख्याल में क्योंकि मैं सिंध की आवाम और सिंध की हुकूमत के रेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके हवाले से ये जस्टिफाइड है। वो अब ये देखें कि पानी का तनाज़ा बरे सगीर में पाकिस्तान बनने से पहले सिंध और पंजाब का था, और पाकिस्तान जब बन गया तो इनिशियली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो गया। 1960 की वो बन गई, ट्रीटी बन गई। फिर स्पेसिफिकली 1859 से लेके ये चला आ रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स मुल्कों में रहते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो ऑल ऑफ सडन हुई है। आए अब सिंध के एतराज़ात हैं क्या? सिंध के बुनियादी 4 बहुत क्लियर एतराज़ात हैं, वो जो पाकिस्तान के आइन के हवाले से हैं। और हकीकत में सच्ची बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, न सिर्फ सिंध का पानी कम होगा बल्कि पंजाब की जो ऑलरेडी आबाद ज़मीनें हैं इस वक्त, अगर पानी डाइवर्ट हो जाएगा तो वो ज़मीनें सबसे पहले मुतासिर होंगी। तो दिस इज़ नॉट ओनली केस फॉर सिंध, ये केस हकीकत में पंजाब की आबादगारों और काश्तकारों की जो आबाद ज़मीनें उनकी बचाने की भी बात है। अब मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि जब हमने पिछले 40 साल में कह दिया कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है, तो ऑल ऑफ सडन कहाँ से आ जाएगा पानी? दूसरा, कुछ ये भी रेशनल आता है या दलील आती है कि भाई बादशाह डैम बन जाएगा। भाई बादशाह डैम 32 में बनेगा, 35 में बनेगा, लेट अस सी जी। जब बादशाह डैम बन जाएगा, 4 या 5 या 6 मिलियन एकड़ फीट जो वहाँ से अवेलेबल होगा, उस वक्त वो रीप्लेनिश करेगा जो तरबेला या मंगला को, बावजूद कि हमने बढ़ाया है, तरबेला का जो पानी कम हो चुका है 5 मिलियन एकड़ फीट से 4 मिलियन, उसको रिप्लेनिश करेगा। ये उन्हीं ज़मीनों के लिए बेहतर है जो ऑलरेडी आबाद हो चुकी है। 1
सिंध का दूसरा, अब जो जिस पे मैं अर्ज़ करूं, जो दूसरा सिंध ने बात की कि हमें ये तो कहा गया कि कैनाल्स निकालते हैं और पंजाब अपना पानी दे रहे हैं, कहाँ से देगा? सिंपल से है ना। मैं आपको कहूँ कि ये भाई मैंने ये घर ले लिया है, इसके रिसोर्सेज मैं खुद कर दूंगा, आप मुझे बता देंगे ना, मैं कुछ बैंक से कर्जा लेता हूँ, कुछ भाई से ले लूँगा, तो बिल्कुल लॉजिकल, बट आपको नजर ही नहीं आ रहे कुछ ऐसे वक्त। हाँ, अब दूसरा हिस्टोरिकल देखें, वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो शीट इरसा को पेश की थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि एवरेज 27 मिलियन एकड़ फीट कोटली के डाउन स्ट्रीम पानी जाता है 1976 से लेके 8 तक जी। तो 27 में इतना ये पानी इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। जो साफ़ी पानी है 1.36 मिलियन एकड़ फीट बच जाएगा पंजाब के लिए, और हम उसमें से 0.448 मिलियन एकड़ फीट वेल इनफ। अब देखें, दुनिया की पढ़ते हैं, कोई भी साइंस, शुमारियात, स्टैटिस्टिकल टूल पढ़ते, एवरेज पे नहीं जाते। अच्छा चलो, यही पंजाब गवर्नमेंट की यही शीट हम ले लेते हैं, सही 76 से लेके 2024 तक, उसी शीट में हर साल जो कोटली डाउन स्ट्रीम पानी जा रहा है वो हम डालते हैं। सही, आप देखेंगे कि पिछले 49-50 साल में सिर्फ 9 साल ऐसे हैं जिसमें सरप्लस पानी सिंध और पंजाब के लिए, बाकियों में नहीं। अच्छा, 40 साल में अगर देखेंगे, लास्ट 40 ईयर्स, सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जिसमें ये पानी सरप्लस आपको मिलेगा। सही, और पिछले 25 साल में सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जिसमें ये पानी मिलेगा। इतना बड़ा मंसूबा किस तरह से हम बना सकते हैं जब जो प्रोबेबिलिटी है अपने हिस्टोरिकल राइट से इरसा और पंजाब की अपने फिगर से हिसाब से पानी नहीं है। तो इसलिए हकीकत में, और जो ये फिजिबल नहीं आपके ख्याल में, फिजिबल नहीं आपके ख्याल में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद ये भी पूछूंगा कि फिर सदर साहब ने ऐसे किसी इजलास की सदारत क्यों की और वहाँ पर इस बात की अप्रूवल क्यों दी गई। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। अगारी साहब, इनफैक्ट आप तो जो कह रहे हैं आपने फैक्ट सामने रखे, बट सदर पाकिस्तान 8 जुलाई को सर गुज़श्ता साल एक इजलास की सदारत करते हैं, देख रहे हैं जिसमें SSF के लोग बैठे हैं, वज़ीर दाखिला बैठे हैं, वहाँ पे अप्रूवल दी जाती है इन 6 कैनाल्स की और कहा जाता है काम ज़रा तेज़ी से करें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक बॉडी के मेंबर हैं और सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इजलास कानूनी था, आइनी था, सदर को इसकी अप्रूवल देनी चाहिए थी कि नहीं? आज जो पीपल्स पार्टी नैरेटिव लेके चल रही है कि ये तो सिंध के लोगों के हकूक़ पे डाका है, तो सर सदर तो सिंध से बिलोंग करते हैं। सर आपकी बात सही है, मैं क्योंकि ये आइनी मामला है, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। इतना तो बता सकते हैं कि इजलास कानूनी था, आइनी था? नहीं, सदर साहब जो है ना वो अपने स्टेट सिंबल है, यानी ही इज फेडरेशन की अलामत का तस्वर होता है। हाँ, स्टेट सिंबल है। नॉट ओनली दैट, सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के। जी जी, नहीं, पूरे फोर्सेस की बात हुई है। हाँ, पूरे फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। तो सदर पाकिस्तान की जगह मनसब पर जो भी हो, वो बहुत इज्जत वाली जगह है, हाईएस्ट लेवल आप वो है। लेकिन उन पे उतने ही लाजिम है कि आइन की और कानून की वो हाँ, करें, अमलदारी को यकीनी बनाएं। उसमें आप हिस्टोरिकली देख सकते हैं और यू कैन कंक्लूड। आप मैं तो बेसिकली एक टेक्नोक्रेट्स हूँ, आप डेटा से पूछेंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि पहले दिन से इंटरम गवर्नमेंट में सिंध में मुखालफत रही। चोलिस्तान पे 17 को सर्टिफिकेट जारी हुआ, 17 जनवरी 2024 को। 18 को मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इन्फॉर्म किया। 25 को सर्टिफिकेट ऑफिशियली जारी हुआ है, लेकिन इजलास 17 को हुआ था। और 29 जनवरी 2025 को जस्टिस बाकर नकवी साहब थे, ये CM सिंध, उन्होंने उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर काकर साहब को लिखा। फिर डागा साहब ने यूनुस डागा साहब ने उस पर एतराज़ात किए। फिर जैसे ही मार्च में ये गवर्नमेंट आ जाती है, चेंज होती है, तो अप्रैल में
की इश्यूज़ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध काम करना शुरू कर देती है। जून में CCI के लिए समरी बनती है, जुलाई में समरी फ्लोट होती है, सो मच सो दैट सितंबर में पहली वो करारदाद एक्ट के ख़िलाफ़ आती है हुकूमत सिंध में, और रिसेंटली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध असेंबली ने करारदाद पास की। तो ये एक मुतवातिर ये है कि हुकूमत के सतह पे भी और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल डायनामिक्स जो सिंध की है उसके सतह पे भी एक बहुत मजबूत आवाज़ रही है, जो हर एक सूबे का आइनी और कानूनी हक है कि अपने राइट्स के बारे में वो तो है सर अगेन, लेकिन जिस इजलास में अप्रूवल दी गई इस इजलास के मिनट्स को तो आप इरसा भी अपने लेटर्स के अंदर उनका जिक्र कर रहे हैं सर। तो गुफ्तगू से तो लग रहा है कि जो इजलास हुए इसकी कोई आइनी हैसियत बनती नहीं है, तो फिर सर इनके मिनट्स को फिर एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना, फिर आपको लगता है कि CCI के फोरम से अप्रूवल के बगैर इस तरह के फैसले हो सकते हैं, उसके ऊपर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बीइंग ए मेंबर आपको तो अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है क्या ये लीगल है या इलीगल है। आप देखें CCI और पाकिस्तान का आइन क्लास 155 154 इज़ वेरी क्लियर। जो भी पानी का तनाज़ा होगा उस पर जो भी डेलिब्रेशन होगी दैट हैज़ टू बी ऑथेंटिकेटेड आइदर रिजेक्टेड CS या अपडेटेड बाय CCI। सही है। तो हमें CCI में इसलिए हुकूमत सिंध CCI में गया है, ना सिर्फ इस पे ग्रेटर थर कैनाल चौबारा पे हम गए हुए हैं, आप जलालपुर पे गए हुए हैं, इसके अलावा काफ़ी इश्यूज़ पे सूबाई हुकूमतें जाती हैं और फेडरेशन भी कभी कभार चली जाती है CCI में। तो हकीकत में सिंपल एज अ स्टूडेंट अभी मैंने लॉ इसकी वजह से पढ़ना शुरू किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जितना हम अपने आप को सीधा करेंगे उतना मुल्क सीधा होगा और इख्तलाफात कम होंगे। सही। और ये डिस्प्यूट अब आपके ख्याल में कहाँ सेटल होना चाहिए? अब ये पार्लिमान CCI कहाँ पे जाए? क्योंकि लग तो ये रहा है कि वफाकी हुकूमत अपने पोजीशन के साथ आगे बढ़ रही है कि क्योंकि एक मंसूबा ऐसा है कि जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान भी एग्रीड हैं, अब उसको सियासी रंग दिया जा रहा है। तो आपके ख्याल में इस मसले को हल कहाँ पे करना है हमने? अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं। आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी जो गवर्निंग पार्टी है सिंध में और सपोर्टिंग, उन्होंने तो अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। और जो कंबाइंड वो थी पार्लियामेंट, उसमें में उस वक्त सदर साहब ने इन्हीं कैनाल्स को रिफ्यूट भी कर दिया था। दैट इज़ लीगल बैटल। लेकिन एक बात समझनी चाहिए, वो अर्ज़ ये है कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी फैसला साजी इज़ अ पॉलिटिकल डायनामिक्स। इट्स अ पॉलिटिक्स कोई ख़राब चीज़ नहीं जैसे भैया सियासत कर रहा है। पॉलिटिक्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। वो जो कौमें होती हैं उसके सारी जो ये फ़ाल कौमें, इज़्ज़त वाली कौमें हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को और जमहूरियत को बेहतर किया है तो वह उन्होंने इज़्ज़त बनाई है। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उस पर चलना पड़ेगा। और ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स जो है ना, वो शायद अच्छा पाकिस्तान चलाते तो मोहम्मद अली बोगरा जो हम पाकिस्तान में गले में पड़ गए थे, ही वॉज ए ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट का ये प्रेरोगेटिव नहीं है। पॉलिटिशियन हैव टू डिसाइड। वो आपस में बैठ जाते हैं। ये हमने तो बहुत सी अच्छी मिसालें पाकिस्तान में कायम की हुई हैं। 91 अकॉर्ड इज़ वन ऑफ द ओनली इंटरप्रोविंशियल दिस टाइप ऑफ अकॉर्ड जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में है। इंडिया में कर्नाटका और तमिलनाडु का केवारी जो रिवर है, कावेरी रिवर पे जो झगड़ा है ना, वो 150 साल का है। सिंध और पंजाब जितना पुराने, उनके पास कोई इस तरह सा टूल नहीं है। पाकिस्तान के पास ये टूल है जिस पे हम बैठते हैं, बातें करते हैं और पानी रिलीजेस होते हैं और चीज़ें बेहतर होती है। डेमोक्रेसी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद एहसान लगारी साहब, मेंबर इरसा सिंध, हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि सियासतदानों को इस मसले को हल करना पड़ेगा और उसके लिए यकीनी तौर पे फिर पार्लिमान इज़ द बेस्ट फोरम। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मेहमान होंगे और हम बात करेंगे 9 मई के मुकदमात। वो कि 2023 में ये मुकदमात बने और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को ये हुक्म दिया है कि अगले 4 माह में इन मुकदमात का हर सूरत में फ़ैसला होना चाहिए।
क्या ये हो पाएगा कि नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस डिबेट करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह में 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात का फैसला करने का हुक्म दिया है और अदालत ने करार दिया है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें 4 माह में 9 मई से मुतल्लिक तमाम मुकदमात का फैसला करें और हर 15 दिन की पेशरफ से मुतल्लिका चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के हैं उनको आगाह भी करें। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी की पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी और जस्टिस शकील अहमद शामिल थे। पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 माह नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मर्दान में मशाल खान कत्ल का वाक़या हुआ था, मैं उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था। मशाल खान कत्ल केस उन्होंने कहा कि बड़ा ट्रायल था जिसको हमने 3 माह के अंदर मुकम्मल किया। दौरान समा चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि अदालत को बताया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों और हाई कोर्ट्स ने शफायत का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें 4 माह में 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात का फैसला करें और हर 15 रोज़ में पेशरफ्त पर रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करें। कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। ट्रायल कोर्ट में मुल्ज़मान के दीगर दर्ज मुकदमात की वजह से हकूक़ मुतासर नहीं होने चाहिए। साथ में नाज़रीन हम कुछ और जिक्र करेंगे आइनी बेंच का, जिसको वजूद में आए हुए अब 6 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक केस का फैसला और वो भी साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फिज़र साहब के एक तरह से हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकरीर से मुताल्लिक ये फैसला था जिसका तहरीरी फैसला अभी तक जारी नहीं हो सका। ये बेंच इस सोच के तहत वजूद पे लाया गया था कि आइनी मामला से मुतालिक जितनी भी अवामी नौयत के केसेस हैं उनमें उनको फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए, लेकिन क्या ये मकासद पूरे हो पाए हैं कि नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल लॉ के अब स्टूडेंट में कहूँ या उस्ताद कहूँ, साबिक़ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद साहब से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल तो मेरा 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात, गोया कि आपको लगता है कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ेह हुक्म आया है, क्योंकि हमें लग रहा था कि इसके अंदर एक डिलेइंग टैक्टिक्स नज़र किए जा रहे थे, तो अब आपको लगता है कि 4 माह का जो डेडलाइन मुकर्रर की इसमें मुकदमात निपटा दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है, अगर अदलिया के अंदर जो दबाव और इंटरफेरेंस है अगर ये ना हो तो फिर अदलिया को ये केसेस डिस्पोज ऑफ करने में, डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे केसेस हैं ही ऐसे जो बनाए गए हैं, उनके अंदर जो सेक्शन 23 है, जो ATC कोर्ट्स हैं, वो जब उसको एप्लीकेशन आ जाती है कि ये तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हो सकता, इसमें तो ऐसा मटेरियल ही नहीं है, ऐसी एविडेंस ही नहीं है कि इस पे तो फर्द जुर्म भी आयद नहीं किया जा सकता। बहुत सारे केसेस उसी स्टेज पे उन मुल्जमान को डिस्चार्ज करने की वहाँ पे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, किया जा सकता है। लेकिन चूंकि मेरिट पे वहाँ पे ऐसा मामला नहीं चलते, इसलिए ये केसेस चूंकि किसी की स्वीट विश, विल और विम पे चलते हैं, तो वो फिर डिपेंड करता है कि उसने 2 महीने में उसको डिसाइड करना है या 2 साल में करना है। तो इसलिए उन केसेस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते। मेरी जाती राय में बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है कि जिसको आइन के अंदर कवानीन जो बनाए गए हैं उनके अंदर बता दिया गया है, जैसे कि फैमिली मैटर के जी आपने 6 महीने में इसको डिसाइड करना, कभी 6 महीने में डिसाइड हुआ, उस कानून के अंदर मौजूद होने के बावजूद तो अदालतें तो रोज डायरेक्शन देती रहती है, इसका ट्रायल 4 महीने में कर दो, 5 में। उसमें एक कंडीशन भी लिखी जाती है कि जी उसको अगर ऐसी सूरत हाल ना हो तो आप उसको अपडेट, कोर्ट कहेगी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस एविडेंस नहीं आ सकी, ये सिचुएशन थी, इसलिए हमें मजीद 2 महीने इसमें कंक्लूजन के लिए टाइम दे दे। तो इसमें कोई इतना बड़ा पहाड़ जो इतनी बड़ी पनामा में भी हमने देखा था, पनामा में भी देखा था हमने कि 6 माह की मुद्दत मुकर्रर की थी, लेकिन उसको 2 बार एक्सटेंशन दी गई थी। तो ये ऐसा मौजूद है। मैंने आपको कहा ना कि जब तक अदालतें अपनी यानी आज़ाद मंशा के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं करती, तो ये डायरेक्शनें 1000 देते रहे, उससे कोई भी उसका मैंडेट चेंज नहीं हो लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे आपको लगता है कि जिन वजूहात का आप जिक्र कर रहे हैं इस बुनियाद पे डिले हो रही है या इसकी नेचर कोई पॉलिटिकल भी है कि चीज़ों को डिले करना है बाय डिज़ाइन? देखिए 2 इसके ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन हो सकता है कि अब देखिए इमरान खान के केसेस में डे बाय डे केसेस चल रहे थे, आप उसमें कितनी लंबी तारीखें पढ़ रही हैं, कौन दे रहा है, कौन कह रहा है,
ठीक, एक ये एस्पेक्ट है उसका। दूसरा ये है कि आप पॉलिटिकली इन चीजों को डील कर रहे हैं कि भाई इनको जरा आप इस रोक के रखें ताकि हम ये मामलात कर लें। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूं कि मुल्क के अंदर जो हम कहते थे ना कि इट इज नॉट अ जस्टिस दैट द जस्टिस हैज बीन डन बट इट सीम्स टू बी डन। इंसाफ करना नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर आए। जब ये होगा तो फिर ये डायरेक्शंस भी हम कहेंगे कि बड़ी फ्रूटफुल थी, अदरवाइज इट वुड बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। और साथ में ये भी थोड़ा सा, क्योंकि इनफैक्ट मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक भी केस तो चल रहा है, तो इस दौरान इन केसेस के कोई भी फैसले आते हैं और वो जब केस डिसाइड होते हैं तो आप समझते हैं कि इन फैसलों पे उसका भी असर पड़ेगा, या आपके ख्याल में कि नहीं यहाँ पे अगर सजाएं हो जाती हैं या बरीयत होती हैं वो चीज़ें बरकरार रहेंगी? अब दो चीज़ें, आपने मियाँ वाली में ATC में 9 मई के केसेस चलाए और बाकी लाहौर में आपने मिलिट्री कोर्ट में चलाया, आपने अपना केस खुद खराब कर दिया। अब इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा वो तो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से होगा, तो जो ATC सुन रहा है उसके ऊपर तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब फिर इस पे भी वो जो जवाद ख्वाजा साहब वाली पिटीशन थी जो सुप्रीम कोर्ट 2024 है, जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट का वो जो सेक्शन था उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि जी क्या ये रिपग्नेंट टू फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है, तो उस पे होल्ड हो गया था, जिसके हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा केस। तो उसमें तो जवाद ख्वाजा साहब को उन्होंने रिपग्नेंट करार दे दिया था वो आर्मी एक्ट को, सेक्शन को 321D है मेरे ख्याल में, उसके मुताबिक। तो मेरी जाती राय में आप जितना मर्जी है इन मामलात को चला लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आएगा ना, ATC के हवाले से तो उसका फैसला नहीं आना, तो लिहाजा उसका इम्पैक्ट इन केसेस पे नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट वाले केसेस पे जरूर होगा। लेकिन इनफैक्ट इसमें ये भी देखा गया है राशिद साहब के बहुत सारे मुल्ज़मान ऐसे भी हैं कि जिनके एक वक्त में वो लाहौर में भी क्राइम कर रहे हैं, वो कराची में भी कर रहे हैं, वो कहीं मियाँवाली में भी कर रहे हैं, वो कहीं कामुके में भी कर रहे हैं। तो गोया कि अगर इस तरह के मुकदमात की नेचर होगी तो आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं फिर इसमें सजाएं अगर दी भी जाती हैं तो कितनी जस्टिफाइड होंगी या अगली अदालतों में जाके फिर ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे? ये देखिए, ये केस जो इस तरह का है कि सेम टाइम पे एक शख्स मियाँवाली में भी मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है, मर्दान में भी मौजूद है, मुल्तान में भी है, कराची में भी, वो इंसान है, वो जिन है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुगरा बीबी केस है, बड़ा रिपोर्टेड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने होल्ड कर दिया कि एक वकूवे की एक FIR हो गई, नंबर ऑफ FIRs नहीं हो सकती। यानी यहाँ वकूआ हुआ तो यहाँ पे ही उसकी FIR होगी, किसी और जगह पे फिर नहीं हो सकती। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की रिपोर्टेड जजमेंट है वो शेख रशीद के केस में। वो थाना ओचको उस थाने का, उसमें एक मुकदमे के खिलाफ दर्ज किया गया था, तो उस पर रिपोर्टेड जजमेंट है कि जी एक वकूए की एक FIR हो सकती, किसी और जगह पे नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि ये केसेस मेरी जाती राय में, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे से इख्तलाफ किया जा सकता है, और भाई आपने एक वकूआ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और यहाँ पे वकूए में मैं शामिल हूँ, मेरी प्रेजेंस है, मैं उसी टाइम में किसी दूसरे शहर में मैं मौजूद हो सकता हूँ, कॉमन सेंस की बात है। मैं ये जाहलियत की बात है कि मेरे ऊपर उसी वकूए की यहाँ पे भी FIR वहां पे भी, तो मैं समझता हूँ कि यही इट सेल्फ सफिशिएंट है। चूंकि ला ये कहता है शराज साहब, इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, यानी कोई भी डाउट क्रिएट हो जाएगा उसका बेनिफिट मुल्जम को जाएगा। तो इसमें डाउट और डेंट क्या है, इसमें तो एक ब्लंडर है। एक आम एक फैम शख्स जो है ना, वो भी इसको अंडरस्टैंड करता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ओनली ऑन दिस ग्राउंड वो इक्वेट हो जाएगी। और लेकिन साथ में तो जो आप बात कर रहे हैं कि आपको वो शवाहिद सामने रखने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा, और इसमें तो रियासत का जो नैरेटिव है वो तो ये कहता है कि शायद उस दिन जो कुछ हुआ वो एक बड़ा मनसूबा बंदी के तहत हुआ। तो गोया कि इस हवाले से भी एविडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि रियासत तो इस नैरेटिव के साथ चल रही है। देखिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कानूनी शहादत हमारा क्या कहता है कि ही हु अलेज ही विल प्रूव। मैं कहता हूं इसने ये चोरी की है तो मुझे साबित करना है, मुझे एविडेंस उसके खिलाफ देनी है। उस मुल्जम ने अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी कि मैं बेगुनाह हूं, वो कहता रहे
ये स्टेट ने, सरकार ने, प्रोसिक्यूशन ने उसके खिलाफ एविडेंस देनी है कि ये तुम्हारे खिलाफ गवाह है, ये तुम्हारे खिलाफ फुटेज है, ये तुम्हारे खिलाफ ये रिकवरी है, ये मटेरियल है, ये एविडेंस है। ये सारी आपने सब, आप कहते हो कि नहीं इधर पाकिस्तान में तो एक निजाम ही अलग हो गया कि मुलजम आए और वो अपनी बेगुनाही साबित करे। आपने तो कानून शहादत को, उस मैंडेट को ही चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होता। तो ये इन्होंने साबित करना, तो इसलिए केसेस लिंगर ऑन होते हैं, बाज केसेस कि उनके अंदर एविडेंस होते नहीं, तो बस वो फिर उनकी ख्वारी इसी तरह के जी तारीखों पे आते रहे, जाते रहे, हाजिरी माफी की दरखास्तें आती रहेंगी और काम चलता रहेगा। और लोगों को यही सजा होती बाद में, एज अ ट्रायल, एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल उनको सजा नहीं होती, वो बरी हो जाते हैं। और थोड़ा सा सब आ जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जब बन रही थी, पहले तो खैर नहीं अदालत बन रही थी, फिर बेंचेस में मामला है 26वीं तरमीम के बाद, और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी सारे प्रोसेस को लीड कर रही थी, रातों को बैठी हैं पार्लिमान, और इम्प्रेशन ये दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, लोगों को उसमें इंसाफ नहीं मिल पाता। ये बनाई गई थी सर, नवंबर में बनी, आज हम अप्रैल ख़त्म होने जा रहा है, एक तरह से मिड में बैठे हैं हम। एक केस का सर फैसला आया, वो भी साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के बारे में, एक बड़ी ऐसी पिटीशन थी कि जिसका आप कोई, उसको निपटाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। और इंटरेस्टिंगली मैं आज अपने कोर्ट रिपोर्टर से पूछ रहा था कि इसमें उन्होंने कहा जिस पे भी तहरीरी फैसला अभी तक जारी नहीं किया गया। तो सर ये अगर ऐसा है तो फिर क्या कहेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी? 26वीं तरमीम पे मैंने बहुत सारे माजरत के साथ उन दोस्तों को, वो बड़े अरस्तू बन के उस पर गुफ्तगू करते थे कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा बर्डन है केसेस का, आम लिटिगेंट के केसेस नहीं सुने जा रहे, इसलिए 26वीं तरमीम ला रहे, हम एक आईनी बेंच बना रहे। पहले आईनी कोर्ट कहते रहे कि केसेस जो ये जो पॉलिटिकल केसेस और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स हैं वो बेंच सुनेगा और बाकी आम रूटीन के केसेस जो है वो सुने जाएंगे। हम उसकी मुखालफत करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 60,000 केसेस की पेंडेंसी थी जब ये सारा कुछ हुआ, और उस वक्त जो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स थे वो 187 केसेस थे। आज उनमें से अब 186 रह गए। मुझे बता दें आप, शिराजी साहब माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं, आपका बड़ा तजर्बा है, मुझे बताएं आपने क्या डिलीवर किया ये 26वीं तरमीम करके और आईनी बेंच बना के? हम तो उस वक्त भी ये कहते रहे कि जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ शरीयत एपलेट बेंच बना दिया जाता सुप्रीम कोर्ट में, आप एक ऐसा बेंच बना दें कि नीचे से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हाई कोर्ट से ऊपर आए तो उसके लिए वो मैटर उस बेंच को बना दिया जाए और उन जजेस की रोटेशन भी होते रहेंगे। वो बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म था और उसका मैंडेट और डोमेन चीफ जस्टिस के पास डिस्क्रिप्शन होती वो उसको कर देता। आपने एक नया अजाब खोल दिया, वो एक दहशत गर्दी वाला मैटर जो है वो मिलिट्री कोर्ट वाले केसेस, उसके ऊपर समाप्त तब से आज तक जारी, उसके अंदर इतना बड़ा तूफान बरपा है कि रोज उसी पे बहस होती है और उसका वो फैसला अभी तक नहीं हो रहा। तो आपने क्या सर्व किया, आपने क्या डिलीवर किया? आपने तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बर्डन बढ़ा दिया, आपने तो जजेस भी बढ़ा दिए। तो आपने मुल्क और कौम के लिए उस पेंडेंसी को, बैकलॉग को क्या खत्म किया? आपने क्या आउटपुट उसकी दी? जीरो है। तो इनफैक्ट वो कहा जा रहा है कि ख्वाजा आरिफ साहब के जवाब के जो स्टेट के इस वक्त वकील हैं वो कहा जाता है कि 2 रोज में ख़त्म हो जाते हैं, बट उनके तो ईद से पहले शुरू और अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे सर। तो इसके पीछे भी क्या स्ट्रेटेजी आपके ख्याल में हो सकती है? मैं समझता हूं कि देखें, रोज उसी एक सेक्शन के ऊपर मिसालें दे के, उसी की इंटरप्रिटेशन दे के, भाई बड़ी सादा सी बात है। जो आर्मी एक्ट 1952 है उसका जो सेक्शन 21D है जो होल्ड कर दिया गया कि दैट इज रिपग्नेंट टू दी आइन, जो फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और उसमें होल्ड कर दिया। उस पे आपने राय देनी है, एक जजमेंट देनी है। रोज अदालत लगती, रोज दुनिया सुनती है, रोज पाकिस्तान का मीडिया उसको रिपोर्ट करता है, पूरी कौम एक हिजान का शिकार है। वो केसेस जिनके हमने, इन्होंने कहा था बड़ा दूध और शहद की नहरें सुप्रीम कोर्ट में बह जाएगी, इंसाफ के दरिया और जमीन आसमान को छूने लग जाएगी, वो कहाँ है? हमें तो नहीं नजर आ रहा। आपको शिराज साहब कहीं नजर आता होगा तो कौम को बता देना, मुझे नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब। यही बड़ा सवाल है जो आवाम पूछ रहे हैं कि मुल्क की पार्लियामान बैठी, एक 26वीं तरमीम लेके आई, उसके नतीजे में बेंचेस तो बने लेकिन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। नाज़रीन, आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।